नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न होंगे। दोस्तों, आपका इलेक्ट्रिशियन से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी पीसीएल TG2, यूपी आर्मी TG2, बिहार पीसीएल, पंजाब पीसीएल, सेंट्रल में आप ले लीजिए इसरो, DRDO, सेल, इन सभी भर्तियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें हमने रखा है। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो पे आया करें तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज का हमारा प्रश्न है, डेड डैश लोड पर फेज अनुक्रम को उल्टा जा सकता है, हालांकि थ्री फेज आपूर्ति का क्रम समान रहता है। सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर है, तीन में से किन्हीं दो केबलों को आपस में बदल कर उल्टा किया जा सकता है। जैसा कि तीनों में से किन्हीं दो केबलों को आपस में बदल कर लोड पर फेज अनुक्रम को उल्टा जा सकता है, हालांकि थ्री फेज आपूर्ति का क्रम समान रहता है। इसी विधि का प्रयोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर में घूर्णन की गति को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा जो कि दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं, थ्री फेज सिस्टम में क्या होता है। सही उत्तर, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, थ्री फेज सिस्टम में जो होता है इसमें 120 डिग्री का अंतर होता है, जो कि इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। जैसा कि तीन कुंडलियों में EMF प्रेरित होते हैं, जो सभी मामलों में समान होते हैं, सिवाय इसके कि वे एक दूसरे से 120 डिग्री टाइम फेज के बराबर होते हैं। चलिए देखते हैं हम यहाँ पर, जो कि इस प्रकार दिया गया है। थ्री फेज सिस्टम में तीन कुंडलियों में तीन EMF प्रेरित होते हैं, जो सभी मामलों में समान होते हैं, सिवाय इसके कि एक दूसरे से 120 डिग्री फेज से बाहर होता है। इसके द्वारा निर्मित चुंबकीय क्षेत्र घूर्णित होता है, जो थ्री फेज मोटर के घूर्णन का कारण बनता है। विद्युतीय विस्थापन का यह मान 360 प्रति फेज में से ज्ञात किया जा सकता है। चलिए अगला हमारा प्रश्न दिया गया, तीन फेज प्रणाली के मामले में जब तीन रेखाओं के बीच धाराओं का वितरण लगातार बदल रहा हो, तो फिर भी किसी भी क्षण तीनों धाराओं के तात्कालिक मानों का बीजगणितीय योग क्या होगा। सही उत्तर, जो कि 0 होगा, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। तीन फेज प्रणाली के मामले में जब कि तीन रेखाओं के बीच धारा का वितरण लगातार बदल रहा हो, तो फिर भी किसी भी क्षण तीनों धाराओं के तात्कालिक मानों का बीजगणितीय योग 0 होगा, क्योंकि उनमें प्रत्येक क्षण फेज अंतर का मान समान रहता है। अगला है, जैसे कि सन्नादी यानी हार्मोनिक्स डेड डैश में मौजूद होते हैं। सही उत्तर, AC परिपथ में हार्मोनिक्स मौजूद होते हैं। हार्मोनिक्स AC परिपथ में उपस्थित होते हैं। हार्मोनिक्स के कारण धारा तथा वोल्टता ज्या तरंग यानी साइनोसोडल के रूप में न रहकर उसमें विचलित हो जाती है, जो सिग्नल को विरूपित करते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जो कि वो विभवांतर जो विसंवाहन के भंग का कारण होता है, डेड डैश कहा जाता है। सही उत्तर, ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। वो विभवांतर जो विसंवाहन के भंग का कारण होता है, उसे ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जो कि इस प्रकार, जैसे कि 1000 वाट 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक हीटर का प्रतिरोध कितना होगा। जैसे कि फार्मूला आपका होता है P बराबर V²/R है। हम यहाँ पर हमें R निकालना है, तो R यहाँ पर भेज देंगे, P इसके नीचे आ जाएगा। फार्मूले पर पूरा मान रखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे तो आपका 48.4 ओम बिल्कुल सही उत्तर निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, जो कि इस प्रकार दिया गया, जैसे कि ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा किसके अनुक्रमानुपाती होती है। राइट आंसर, जो कि वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती होती है। देखते हैं पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ, जो कि ओम के नियम के बारे में। ओम के नियमानुसार विद्युत धारा वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती होता है, और किसी चालक के भौतिक अवस्था ताप दाब में परिवर्तन किए बिना उस चालक में प्रवाहित धारा वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती होता है। यही ओम का नियम है। ओम का नियम यानी I बराबर V/R होता है, जो कि V बराबर IR भी बोल सकते हैं, या R बराबर V/I
बोलते हैं। इसका मात्रक जो होता है देख सकते हैं आप, रेजिस्टेंस का जो मात्रक होता है ओम होता है। चलिए, जैसा कि किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे मृदु लौह को किसी परिनालिका के तीव्र चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो यह डैश डैश हो जाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, प्रेरण द्वारा चुंबकित हो जाता है। चुंबकीय पदार्थ को तीव्र चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह प्रेरण चुंबकीय प्रभाव द्वारा चुंबकित हो जाता है। चुंबकीय गुणधर्म नर्म लौह अनुप्रयोगों से व्यक्त किया जाता है। अगला है, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए एक्स का मान डैश डैश होता है। सही उत्तर ऋणात्मक होता है। देख लेते हैं जो कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए एक्स का मान ऋणात्मक होता है। इसमें चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र में कम होती है, जो कि इस प्रकार दिया गया है। प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए माइक्रो आर का मान 1 से कम होता है, इसलिए एक्स का मान ऋणात्मक होता है। वह अनुचुंबकीय तथा लव चुंबकीय पदार्थों के एक्स का मान धनात्मक होता है। अगला है, डैश डैश के निर्माण के लिए निम्न धारणशीलता से युक्त पदार्थ का प्रयोग किया जा सकता है। सही उत्तर विद्युत चुंबक। यहाँ पर हम देख लेते हैं जो कि किसी चुंबक के निर्माण के लिए निम्न धारणशीलता से युक्त पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, जबकि स्थायी चुंबक में अधिक धारणशीलता से युक्त पदार्थ काम में लेते हैं। एक चुंबक के अंदर सदैव 2 स्थिर ध्रुव उपस्थित होते हैं, जो क्रमशः उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव होते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा पदार्थ चुंबकत्व को स्थायी रूप से नहीं रोकता है। सही उत्तर मृदु लोहा। ये आपका स्थायी रूप से नहीं रोकता है। मृदु लोहा चुंबकत्व को स्थायी रूप से नहीं रोकता है। मृदु लोहा पदार्थ विद्युत चुंबक बनाने में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार के पदार्थों की धारणशीलता अन्य की अपेक्षा कम होती है तथा इन्हें आसानी से चुंबकित या प्रतिचुंबकी किया जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, एक चुंबकीय दबाव जो किसी चुंबकीय सर्किट में फ्लक्स को सेट करता है या उसकी ओर झुकाव रखता है वह डैश डैश कहलाता है। सही उत्तर मैग्नेटिक मोटिव फोर्स कहलाता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे कि एक चुंबक दबाव जो किसी चुंबकीय सर्किट में फ्लक्स को सेट करता है या उसकी ओर झुकाव रखता है वह चुंबकत्व वाहक बल कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं F बराबर NI, यानी इनका मात्रक जो होता है एम्पियर इंटू टर्न होता है। जैसे चुंबकीय वाहक बल बराबर लपेटों की संख्या गुणे विद्युत धारा, यहाँ पर देख सकते हैं वही दिया गया है। चलिए, अगला हमारा प्रश्न दिया गया है जो कि उच्च वोल्टा अनुप्रयोग के लिए निम्न प्रकार का विद्युत रोधी उपयोग किया जाता है। सही उत्तर निलंबन प्रकार का। उच्च वोल्टा अनुप्रयोग हेतु निलंबन प्रकार का विद्युत रोधी उपयोग किया जाता है। पिन टाइप 33 किलोवोल्ट तक प्रयोग होता है, जबकि स्ट्रेन टाइप का इंसुलेटर लाइन के अंतिम सिरे एवं मोड़ पर प्रयोग किया जाता है। अगला है, कौन सा वर्ग का विद्युत रोधन पदार्थ अधिक तापमान सह सकता है। इसमें आपका सी सबसे अधिक तापमान को सह सकता है, जबकि 200 से लेकर 220, 230, 250 तक भी इसका तापमान होता है। चलिए, यहाँ पर मैं आपको पूरी टेबल बताना चाहता हूँ। जैसे कि Y के लिए 90 डिग्री, A के लिए 105 डिग्री, E के लिए 120 डिग्री, B के लिए 130 डिग्री, F के लिए 155 डिग्री, H के लिए 180 डिग्री और यहाँ पर C के लिए आपका 2 से ऊपर होता है, जो कि 180 से ऊपर मान सकते हैं। 200, 220, 230 कुछ भी हो आप 2C के अंतर्गत रखेंगे। चलिए, अगला है, निम्न में से कौन विद्युत रोधी पदार्थ नहीं है। सही उत्तर शीशा जो है विद्युत रोधी पदार्थ नहीं है। शीशा विद्युत रोधी नहीं है या विद्युत का सुचालक मिश्र धातु है। से सभी विद्युत रोधी चारकोल, एवोनाइट, अभ्रक आदि विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं। अगला है, अगला हमारा प्रश्न दिया गया जो कि इस प्रकार है। जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं 3 कोर केबल में अंडाकार चालक प्रयुक्त होते हैं, जिसके कारण नीचे दिए गए गलत कथन को खोजिए। यहाँ पर आपको गलत कथन बताना है, इसमें से कौन सा है। जैसा कि यहाँ पर आपका सबसे गलत कथन यही है, ऑप्शन नंबर डी, केबल का मूल्य कम होता है। ये गलत है। केबल का मूल्य जो है बहुत अधिक होता है और यहाँ पर केबल का भार कम होता है। ये आपका सही, जैसे कि सही दिया गया है, केबल का समग्र व्यास रेटेड वोल्टेज से कम होता है, जो कि आप ये सारे जानकारी देख सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, अगला है, 100 माइक्रोमीटर कैलिपर्स की यथार्थता नापने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर स्लिप गेज का।
100 माइक्रोमीटर कैलिपर्स की यथार्थता नापने के लिए स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है। स्लिप गेज को जॉनसन स्लिप गेज या गेज ब्लॉक भी कहते हैं। आमतौर पर आयताकार पीस होते हैं जिनको उच्च क्वालिटी की टूल स्टील से बनाया जाता है। इनका मुख्य प्रयोग वर्कशॉप और समरूप गेजों की सूक्ष्मता चेक करने के लिए और साइन बार को किसी कोण में सेट करने के लिए किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है जो कि एक मीट्रिक में समतुल्य डेड डैश होता है। सही उत्तर 25.4 mm बिल्कुल सही उत्तर है। जैसे कि 1 इंच बराबर आपका 2.54 होता है, जबकि इसे सेंटीमीटर में बदलेंगे 25.4 mm आपका होगा। अगला हमारा जो कि इस प्रकार दिया गया है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की रीडिंग दी गई है, इसे माप क्या है, इसकी माप क्या है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉरी दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर आपका दिया गया है, ये 0 से यहाँ तक लेकर 1 हो गया, इसके बाद ये जो है इसके 2 हो गया। फिर यहाँ पर इसको नापेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार इसको पूरा कैलकुलेशन करके इसका मान निकालेंगे तो आपका यहाँ पर 2.88 बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता ही देता हूँ, जो कि वहाँ पर लिखते कम बन रहा हाथ से। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, माइक्रोमीटर का वह यंत्र जिसके उपयोग सूक्ष्म कोण एवं विस्तार मापने के लिए किया जाता है। माइक्रोमीटर में दर्शाई गई माप निम्न प्रकार की, जो कि 2 मैंने अभी आपको बताया, जो कि उसके हाफ है तो 0.5 और गुणे 38 प्लस में गुणे 38 गुणे 0.01 यहाँ पर काउंट करेंगे तो आपका यहाँ पर 2.88 mm बिल्कुल सही उत्तर आ गया, ये सही है। चलिए अगला है, पेच गेज क्या मापता है। सही उत्तर 0.01 मिलीमीटर तक की बहुत छोटी वस्तुओं का आयाम मापता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, जो कि इस प्रकार दिया पेंच गेज का 0.01 मिलीमीटर तक की बहुत छोटी वस्तुओं का आयाम है। वास्तव में जब लेथ मशीन पर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से चूड़ियाँ बनाई जाती हैं तो उनके कोण, गहराई, पिच आदि चेक करने का उपकरण पेंच गेज होता है। अगला हमारा जो कि इस प्रकार दिया गया, जैसे कि यहाँ पर आप जान सकते हैं माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। सही उत्तर नट तथा बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। माइक्रोमीटर वास्तव में नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह एक ऐसा सूक्ष्म मापी यंत्र है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई मापने में प्रयुक्त हो सकता है। यह ब्रिटिश प्रणाली में 1 इंच का 1/1000वां भाग यानी यहाँ पर देख सकते हैं 0.001 तक तथा मीट्रिक प्रणाली में 1 mm का 100 भाग यानी 0.01 होता है। आजकल मार्केट में यह विभिन्न प्रकार के उपलब्ध हैं, जैसे कि इनसाइड, आउटसाइड, टेप्थ, टेबलर तथा कैलिपर, ये सभी उपलब्ध होते हैं मार्केट में। जैसा कि आपका दिया गया, किसी प्लेटिंग प्रक्रिया में तापमान में वृद्धि का समानता परिणाम है। सही उत्तर निक्षेपण दर को बढ़ाता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देख लेते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया में तापमान में वृद्धि करने पर निक्षेपण की दर बढ़ जाती है और धातुओं जो विद्युत की सुचालक होती हैं, इन पर मिश्र धातुओं की परत चढ़ाकर रबर यानी इसे विद्युत रोधी बनाया जाता है, इसे रबर कहते हैं। इसके अंतर्गत धारा घनत्व जो कि 100 यानी क्षेत्रफल बटे मीटर स्क्वायर रखा जाता है, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं। यहाँ पर जिसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वैसे ही यहाँ पर निकाल लेते हैं, जैसे कि धारा घनत्व यानी J बराबर धारा बटे क्षेत्रफल होता है। अगला है, सीसा यानी लेड एसिड में ऋणात्मक प्लेटों की संख्या होती है। सही उत्तर धनात्मक प्लेट से 1 अधिक होती है। सीसा यानी लेड एसिड में ऋणात्मक प्लेटों की संख्या हमेशा धनात्मक प्लेटों से 1 अधिक होती है तथा कैपेसिटर में भी ऋणात्मक प्लेटों की संख्या धनात्मक से 1 अधिक होती है। अगला है, एक सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया विपराई नहीं होती है कहलाता है। सही उत्तर जो कि प्राथमिक सेल कहलाता है। यहाँ पर देखते हैं, एक ऐसा सेल जिसमें रासायनिक क्रिया विपराई नहीं होती है अर्थात दोबारा आवेशित नहीं होता है किया जा सकता, वो प्राथमिक सेल कहलाता है। ऐसा सेल जिसमें रासायनिक क्रिया बार बार की जा सके अर्थात दोबारा आवेशित किया जा सके, उसे द्वितीयक सेल कहलाता है।
अगला हमारा प्रश्न है जो कि शैथिल्य यानी हिस्टैरिसीस हानियाँ इनमें से किस पर निर्भर नहीं होती हैं। सही उत्तर परिवेश के तापमान पर निर्भर नहीं होती हैं। हिस्टैरिसीस हानि यानी शैथिल हानि किसी क्रोट के बार बार चुंबकित तथा विचुंबकित होने से विद्युत शक्ति की जो खपत होती है उसे हिस्टैरिसीस हानि कहते हैं। इसका मान धारा की आवृत्ति बढ़ाने पर बढ़ता है तथा पदार्थ के आयतन व फ्लक्स घनत्व पर भी निर्भर करता है। अगला प्रश्न, भंवर धारा हानियाँ डीसी मशीन के किस भाग में होती हैं। सही उत्तर आर्मेचर में होती हैं। भंवर धारा हानियाँ मशीन के आर्मेचर के हिस्से में सबसे ज़्यादा होने वाला नुकसान होता है। इसके कारण आर्मेचर प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है जो मुख्य फ्लक्स पर विक्षोभ या प्रभाव डालती है। भंवर धारा हानियाँ कोर हानियों का हिस्सा होती है। अगला प्रश्न, डीसी मशीन की दक्षता वक्र की प्रकृति है। सही उत्तर पहले बढ़ता है फिर घटता है। डीसी मशीन की दक्षता वक्र की प्रकृति पहले बढ़ता है फिर कम होती है, अर्थात स्तर दक्षता में नहीं होती है। अधिकतम दक्षता के लिए मशीन में स्थिर हानि परिवर्तित परिवर्तित हानि के तुल्य होनी चाहिए। अगला है भंवर धारा यानी एडी करंट का दूसरा नाम क्या है। सही उत्तर फकाल्ट करंट होता है। एडी धारा यानी इसका दूसरा नाम है फकाल्ट करंट होता है। इसके कम करने के लिए कोर को लेमिनेटेड किया जाता है। अगला है डीसी मशीन के लिए निम्न हानि समीकरण पर विचार करना है। जैसे कि डीसी मशीन में जो आपकी हानियाँ होती हैं लव हानियाँ, जो कि लव हानियों के अंतर्गत भंवर धारा हानि हिस्टैरिसीस हानि आती है। फिर यांत्रिक हानियों के अंतर्गत घर्षण हानियाँ वायु घर्षण हानियाँ आती हैं। और प्रकीर्ण यानी स्ट्रे हानियों के अंतर्गत आपका लव हानियाँ प्लस यांत्रिक हानियाँ, ये सभी आपका बिल्कुल सही उत्तर सही कथन दिए गए, बिल्कुल सही हैं। चलिए इस प्रकार मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो कि आप इस प्रकार देखकर पूरी हानियां आप जान सकते हैं क्या क्या हानियां होती हैं डीसी मशीन में। जैसे कि स्थिर हानियां यहाँ पर शंट फील्ड और स्ट्रे हानियां होती हैं। और स्ट्रे हानियों के अंतर्गत लव हानियाँ यांत्रिक हानियाँ होती हैं। फिर लव हानियों के अंतर्गत भंवर धारा हानि तथा हिस्टैरिसीस हानि होती है यानी एडी करंट लॉसेस और हिस्टैरिसीस लॉसेस। यांत्रिक हानियों के अंतर्गत वायु घर्षण हानि और घर्षण हानि। स्थिर हानि में आप देख सकते हैं आर्मेचर कॉपर हानि, सीरीज फील्ड कॉपर हानि, इंटरपोल वाइंडिंग हानि, ये सारी हानियाँ होती हैं। अगला हमारा दिया गया यदि 4 कैपेसिटरों में जिनमें प्रत्येक की धारिता 80 माइक्रोफैरड है को समांतर में जोड़ दिया जाता है तो शुद्ध धारिता होगी। सिंपल सा है, 80 का 4 बार जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर 320 सही उत्तर होगा, जो कि ये रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। ये समांतर में सिंपल सा आसानी से जोड़ सकते हैं। अगर यहाँ पर सीरीज होता तो 1/C प्लस 1/C2 इस प्रकार जोड़ सकते थे। यहाँ पर सिंपल से आप जोड़ लेंगे जो कि दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं सीरीज के लिए भी दिया गया है। अगला है 4 कैपेसिटरों की तुल्य संधारिता 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड तथा 4 माइक्रोफैरड सीरीज में संयोजित है तो इनका कुल कैपेसिटेंस कितना होगा। सिंपल सा है, वहीं पर फार्मूला जो कि सीरीज का ये वाला फार्मूला यहाँ पर रख के कैलकुलेशन करेंगे तो आपको यहाँ पर 0.48 माइक्रोफैरड बिल्कुल सही उत्तर निकल कर आ जाएगा। चलिए अगला है दोस्तों, यहाँ पर हम हर तरह के प्रश्नों को लेते हैं। कोई ऐसा टॉपिक नहीं जो कि आपका छूटता हो। रोज अगर ये सारी क्लासें देखते हैं तो आपका कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर आप हमारी क्लास रोज़ देखना चाहते हैं रेगुलर, तो आप अभी वीडियो के अंत में जो लिंक मिलेगा आप उस पर क्लिक कर सारे प्लेलिस्ट आसानी से देख सकते हैं और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। चलिए, जैसे कि प्रत्येक C माइक्रोफैरड धारिता के 2 कैपेसिटर समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो प्रभावी धारिता क्या होगी। सही उत्तर यहाँ पर जो कि समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं 2C यानी 2C हो जाएगा। अगर सीरीज में होता तो यहाँ पर आपका C/2 हो जाता। ये तो सिंपल सा जोड़ लेंगे। चलिए अगला हमारा दिया गया स्थिर विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा किस उपकरण में संचित रहती है। सही उत्तर कैपेसिटर में। जैसा कि स्थिर विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा संधारित यानी कैपेसिटर में संचित रहती है और संचित ऊर्जा बराबर E बराबर 1/2 CV², या आप CV बराबर Q बराबर CV होता है तो CV के दर पर एक Q रख देंगे और एक V बचेगा तो यहाँ पर V रख देंगे।
जैसे कि हम जानते हैं कि संधारित्र में आवेश का संग्रह होता है तथा धनात्मक और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के मध्य विभवांतर रहता है। इससे तात्पर्य है यह है कि संधारित्र यानी कैपेसिटर में ऊर्जा संग्रह की गई है। यह ऊर्जा स्थिर वैद्युत क्षेत्र के रूप में परावैद्युत माध्यम से एकत्रित होती है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है, दिस धारा सीरीज मोटर का टार्क यानी TA/IA यानी टार्क ग्राफ डैश डैश है। सही उत्तर जो कि पूर्ण भार तक परवलय और आदि भार पर सीधी रेखा में होता है, जो कि यहाँ पर आप जान सकते हैं, जो कि इस प्रकार दिया गया है। जैसे कि दिस धारा सीरीज मोटर का यानी DC सीरीज मोटर का टार्क ग्राफ के पूर्ण भार तक परवलय और आदि भार पर सीधी रेखा में होता है, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं। पहले ऐसे जाएगा फिर ऐसे सीधा हो जाता है। ये सीरीज मोटर का होता है। सीरीज मोटर में कम लोड पर टार्क का मान भी कम हो जाता है, क्योंकि आर्मेचर करंट तथा फील्ड फ्लक्स का मान निम्न रहता है। जैसे जैसे लोड का मान बढ़ता है वैसे वैसे टार्क का मान भी आर्मेचर करंट के वर्ग के समानुपाती होता है, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, DC सीरीज मोटर के स्पीड आर्मेचर करंट विशेषताएं डैश डैश होती है। सही उत्तर आयताकार अतिपरवलय होती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जो कि इस प्रकार दिया गया है, जैसे कि एक DC सीरीज मोटर की स्पीड आर्मेचर करंट विशेषताएं आयताकार परिवलय होती हैं और DC सीरीज का स्टार्टिंग टार्क फुल लोड टार्क का 5 गुना तक होती है। इसलिए कभी भी लोड रहित अवस्था में नहीं चलाना चाहिए सीरीज मोटर को। अगला है, यदि DC मोटर नो लोड अवस्था में कार्य कर रही है और उसकी फील्ड वाइंडिंग का परिपथ ओपन हो जाए तो क्या होगा। सही उत्तर मोटर की घूर्णन गति बहुत अधिक हो जाएगी, जो कि आप जानते हैं। जैसे कि DC मोटर में नो लोड अवस्था में कार्य कर रही है और उसकी फील्ड वाइंडिंग का परिपथ ओपन होने पर मोटर की घूर्णन गति बहुत अधिक हो जाएगी, अर्थात वह अपनी नियत गति से भी अधिक गति पर घूर्णन करने लग जाएगी, जिससे कि मोटर के जलने का कारण भी हो सकता है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है, एक LC ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर में सक्रिय घटक का उपयोग डैश डैश है। सही उत्तर ट्रांजिस्टर है। एक LC ट्रांजिस्टर 2 लीटर में सक्रिय घटक ट्रांजिस्टर है। जैसे कि संधारित्र यानी कैपेसिटर, इंडक्टर और प्रतिरोध परिपथ में निष्क्रिय घटक होते हैं। डायोड जो है ट्रांजिस्टर आदि अर्धचालक युक्तियाँ सक्रिय घटक होते हैं। अगला है, अगला आप देख सकते हैं जो कि NPN ट्रांजिस्टर एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस एंड बेस कलेक्टर जंक्शन इन रिवर्स बायस देन मोड ऑफ ऑपरेशन इज। सही उत्तर जो कि फॉरवर्ड एक्टिव, बिल्कुल सही उत्तर। यहाँ पर मैं आपको हिंदी में बताता हूँ जो कि दिया गया है, एक ट्रांजिस्टर में यदि बेस एमीटर संधि अग्र अभिनति में है तो बेस कलेक्टर की संधि पश्च अभिनति में हो तो प्रचालन फॉरवर्ड एक्टिव मोड में होगा। इस प्रकार आप जान सकते हैं। अगला है, अगला हमारा प्रश्न दिया गया है, जैसे कि किसी अर्धचालक में हीट सिंक का कार्य किसको नियंत्रित करना है। सही उत्तर जो कि तापमान में वृद्धि को नियंत्रित करना होता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ किसी अर्धचालक में हीट सिंक का कार्य तापमान वृद्धि को नियंत्रित करना होता है। ट्रांजिस्टर एवं IC के शीतलन हेतु एक मोटा धात्विक खोल प्रयोग किया जाता है जो युक्त से उत्पन्न होता है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया, एक दंड यानी बार प्रकार के धारा परिणामित यानी CT में इसके द्वितीयक पर 400 टर्न है, जिनका प्रयोग एमीटर के मानक परास के साथ किया जाना है। यदि यह 4 एम्पियर मान दर्शाता है तो बस बार धारा क्या होगी। सिंपल सा है, जो कि यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि N1 आपका 400 दिए गए, I धारा आपकी 4 दी गई है, जो कि धारा परिणामित ऋण ट्रांसफार्मर द्वारा मापित वास्तविक धारा का मान I1 गुणे N1। यहाँ पर दोनों को गुणा कर देंगे तो आपका यहाँ पर 1600, बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर A आ जाएगा। अगला है, वह ट्रांसफार्मर कौन सा है जिसकी द्वितीयक वाइंडिंग हमेशा बंद रखी जाती है। सही उत्तर करंट ट्रांसफार्मर। किसी भी पारेषण लाइनों में प्रयुक्त करंट ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वाइंडिंग सदैव शॉर्ट सर्किट रहती है, ताकि प्राथमिक लाइन में अत्यधिक फ्लक्स लीकेज द्वारा ऊष्मा उत्पन्न न हो तथा इंसुलेशन ब्रेकडाउन के दौरान हानि न रहे। ज्ञात रहे करंट ट्रांसफार्मर प्रयुक्त ट्रांसफार्मर सदैव स्टेप अप प्रकृति का होता है। अगला है,
जैसा कि यदि एक परिणामन अनुपात यानी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 3 है तो ऑटो ट्रांसफार्मर और 2 वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर में तांबे के वजनों का अनुपात क्या है। सिंपल सा है, यहाँ पर जो कि यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर फार्मूला होता है कॉपर मान बराबर 1 - 1/K होता है। यहाँ पर अनुपात आपका के यहाँ पर 3 दिया गया तो यहाँ पर 3 मान रखेंगे तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर 2/3 बिल्कुल सही उत्तर निकल कर आ जाएगा। चलिए अगला है। अगला हमारा प्रश्न इस प्रकार दिया गया है, जैसे कि करंट ट्रांसफार्मर में डैश डैश रूपांतरण अनुपात होता है और विभव ट्रांसफार्मर में डैश डैश रूपांतरण अनुपात होता है। सही उत्तर जो कि यहाँ पर करंट ट्रांसफार्मर जो उच्च रूपांतरण अनुपात होता है और विभव ट्रांसफार्मर निम्न रूपांतरण अनुपात होता है। एक बार फिर से आपको बता दूं, जो कि धारा यानी करंट ट्रांसफार्मर उच्च रूपांतरण अनुपात और विभव ट्रांसफार्मर निम्न रूपांतरण अनुपात होता है। अगला है, करंट ट्रांसफार्मर और विभव यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को किसकी सीरीज में माना जाता है। सही उत्तर यह यंत्र ट्रांसफार्मर यानी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के रूप में जानते हैं। करंट ट्रांसफार्मर और विभव ट्रांसफार्मर को यंत्र ट्रांसफार्मर की सीरीज में रखा जाता है। जैसा कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया, पीएन जंक्शन डायोड इंसुलेटर के रूप में काम करता है यदि इसे जोड़ा जाए। सही उत्तर रिवर्स बायस में। पीएन जंक्शन डायोड इंसुलेटर के रूप में काम करता है यदि इसे रिवर्स बायस में जोड़ा जाता है। यदि पीएन जंक्शन डायोड पी प्रकार का पदार्थ को बैटरी के ऋण तथा एन प्रकार के पदार्थ को बैटरी के धन सिरे से संयोजित कर दिया जाए तो होल्स तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन संगम या संधि से दूर हट जाते हैं। फलतः युक्ति में से विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता है। अगला है, जीनर डायोड तब तक कार्य करेगा जब तक इसे निम्नलिखित चालन में रखा जाता है। सही उत्तर पश्च चालन में इसका सही उत्तर है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जीनर डायोड रिवर्स बायस में कार्य करता है। इसका मुख्य रूप से उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर की भांति करते हैं। यह एक सिलिकॉन पीएन जंक्शन डायोड है जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज सामान्य जंक्शन डायोड से कम होता है एवं पूर्व निर्धारित होता है। अगला प्रश्न जो कि पीएन जंक्शन निम्न की भांति कार्य करता है। सही उत्तर डायोड की भांति। पीएन जंक्शन डायोड की भांति कार्य करता है। पीएन संधि का फॉरवर्ड प्रतिरोध कम तथा रिवर्स प्रतिरोध उच्च होता है। पीएन संधि का उपयोग दृष्टिकारी परिपथों में किया जाता है। डायोड एक साधन है जिससे सही उत्तर एक दिशा में संचालित करना तथा दूसरी दिशा में अवरुद्ध करना इसका सही उत्तर है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, डायोड एक साधन है जिससे धारा प्रवाहित एक ही दिशा में संचालित किया जा सकता है तथा दूसरी दिशा में अवरुद्ध का कार्य करता है। डायोड का उपयोग दृष्टिकारी की भांति किया जाता है। अगला प्रश्न जो कि इस प्रकार दिया गया, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सेमीकंडक्टर आंतरिक मेमोरी का विकास कंप्यूटर की जिस पीढ़ी में हुआ वह थी। सही उत्तर तृतीय पीढ़ी थी। अगला वर्ष, किस तरह का उपकरण डायोड है। सही उत्तर अरेखीय डायोड है। यहाँ पर हमारे कथन दिए गए हैं, आपको बताना इसमें से कौन सा कथन सत्य है कौन सा असत्य है। जैसे कि तुल्यकालिक यानी सिंक्रोनस मोटर में चाल नियंत्रण संभव नहीं होता है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो कि आपका बिल्कुल यानी आपका सत्य नहीं, यानी आपका बिल्कुल सही है। जैसा कि तुल्यकालिक मोटर पश्चगामी के साथ अग्रगामी शक्ति गुणक पर भी प्रचलित हो सकती है, ये बिल्कुल आपका सही है। पश्चगामी अग्रगामी इकाई ये तीनों पावर फैक्टर पर कार्य करती है। चलिए अगला हमारा प्रश्न दिया गया है, निम्न में से क्या तुल्यकालिक मोटरों का लाभ है। सही उत्तर, जैसे कि यह अपने आप प्रारंभ नहीं होती है, यह भार के निरपेक्ष नियत गति बनाए रखती है और यह किसी भी शक्ति घटक के अंतर्गत संचालित होती है, यह अधिक कार्यदक्ष होती है। ये सभी इसके गुण बिल्कुल सही हैं। अगला है, स्थायी चुंबकों के उपयोग द्वारा तुल्यकालिक यानी सिंक्रोनस मोटर के लिए चुंबकीय क्षेत्र डैश निर्मित होता है। सही उत्तर जो कि नियोडियम बोरान लौह और यहाँ पर समारो कोबाल्ट और फेराइट, ये सभी इसके बिल्कुल यानी ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए देखते हैं यहाँ पर स्थायी चुंबकों के लिए उपयोग द्वारा तुल्यकालिक मोटर के लिए चुंबकीय क्षेत्र नियोडियम बोरान लौह समारो कोबाल्ट फेराइट आदि से निर्मित होते हैं। अगला है,
दिए गए विकल्पों में सिंक्रोनस मोटर के नुकसान को पहचानना है। सही उत्तर, जो कि इसके लिए डीसी उत्तेजना की आवश्यकता होती है जो बाहरी स्रोत से दी जानी चाहिए, यही एक इसका नुकसान होता। बाकी आपके सभी लाभ दिए गए। अगला प्रश्न, निम्न में से किस प्रकार के मोटरों में रोटर की गति को कुछ व्यवस्था द्वारा तुल्यकालिक मोटर की गति तक या किसी गति के निकट बढ़ाया जाता है और फिर उसे डीसी स्रोत द्वारा उत्तेजित किया जाता है। जिस क्षण यह घूर्णन रोटर उत्तेजित होता है वह विद्युत चुंबकीय रूप से स्टेटर के साथ स्थिति में लॉक हो जाता है। सही उत्तर, तुल्यकालिक मोटर यानी सिंक्रोनस मोटर बिल्कुल इसका सही उत्तर है। चलिए पूरी जानकारी यहाँ पर देखते हैं। यानी सिंक्रोनस मोटर सदैव स्थिर गति वाली मोटरें होती हैं, औद्योगिक मोटरें होती हैं, जिसमें जिस क्षण या घूर्णी रोटर उत्तेजित होता है वह विद्युत चुंबकीय रूप से स्टेटर के साथ स्थिति में लॉक हो जाता है और इसी लॉकिंग के फलस्वरूप ही मोटर चलती है। यह मोटर डबल अर्थात या एसी तथा डीसी दोनों सप्लाई पर चलती है। साथ ही ज्ञात रहे तुल्यकालिक मोटर लीडिंग, लैगिंग तथा इकाई पावर फैक्टर पर कार्य करती है। चलिए अगला हमारा प्रश्न दिया गया है, एक घर के वायरिंग निम्नलिखित के लैंप जोड़े जाते हैं। सही उत्तर, जो कि सभी समांतर क्रम में जोड़ते हैं। घर में उपस्थित लैंप समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं क्योंकि समांतर परिपथ में प्रत्येक लैंप के क्रॉस वोल्टेज समान होगा तथा धारा जो है अलग अलग होती है। अगला है, सीरीज में जोड़ने से वोल्टेज ड्रॉप का मान अधिक हो जाएगा क्योंकि उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अगला हमारा प्रश्न दिया गया जो कि इस प्रकार है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, दिया गया है घरेलू वायरिंग में एल्बो का उपयोग तार की दिशा को डैश डैश बदलने के लिए किया जाता है। सही उत्तर 90 डिग्री। चलिए अगला है, नियमों के अनुसार मुख्य स्विच बोर्ड को माउंट किया जाना चाहिए ताकि फर्श से स्विच बोर्ड के आधार की दूरी डैश डैश से कम ना हो। सही उत्तर 1.5 मीटर। फर्श से स्विच बोर्ड की दूरी जो है 1.5 मीटर होनी चाहिए। मुख्य डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से फर्श से दूरी 2 मीटर होनी चाहिए। और यहाँ पर आपको बताया जाए जो कि ट्यूब जैसे कि वायरिंग छत से 0.5 मीटर नीचे होना चाहिए और ट्यूब पॉइंट और बत्ती पॉइंट छत से 0.5 मीटर नीचे होना चाहिए। दीवार की मोटाई बराबर 0.3 मीटर होनी चाहिए, यानी दीवार की मोटाई इतनी होनी चाहिए। चलिए ये आंकड़े आप जरूर याद रखें, आपकी एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। अगला है भारतीय मानकों के अनुसार सामान्य सीलिंग रोज को जोड़ते समय कौन सी शर्त का पालन किया जाना चाहिए। सही उत्तर, सीलिंग रोज के सिर्फ एक लचीली तार बांधी जानी चाहिए। ये बिल्कुल सही उत्तर है। भारतीय मानकों के अनुसार सामान्य सीलिंग रोज को जोड़ते समय सीलिंग रोज को सिर्फ एक लचीली तार बांधी जानी चाहिए। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, निम्नलिखित विकल्पों में से पंच संयोजी अशुद्धि का सही उदाहरण डैश डैश है। सही उत्तर आर्सेनिक। पंच संयोजी अशुद्धि का सही उदाहरण आर्सेनिक है। अर्धचालकों को यदि पंच संयोजी अशुद्धि मिला दी जाए तो यह एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की बहुलता या आवर्त सारणी को वर्ग 15 के संबंधित अशुद्धियाँ हैं। इन अशुद्धियों में एन टाइप का क्रम फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ आदि होते हैं। अगला हमारा प्रश्न दिया गया, दाता प्रकार की अशुद्धि कौन सी है। सही उत्तर फास्फोरस जो है आपकी दाता प्रकार की अशुद्धि दी गई है। जैसे कि एन प्रकार के अर्धचालक अशुद्धि कहते हैं और जिसमें पाँच इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, उसे यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यानी आपके शुद्ध यानी अधिकता होती, यानी इसमें 5 इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है अशुद्धि में। चलिए अगला है, इनमें से कौन से अशुद्धि त्रिसंयोजक अशुद्धता है। सही उत्तर एल्युमिनियम। जैसे कि एल्युमिनियम एक त्रिसंयोजी अशुद्धि तत्व है जबकि सिलिकॉन व जर्मेनियम अर्धचालक दिए गए हैं। इसके बाहरी कोश में आपके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला है, एक्सेप्टर प्रकार की अशुद्धि कौन सी है। सही उत्तर बोरान। अर्धचालक में डोप्ड वे तत्व जिसमें होल्स की अधिकता होती है उनसे एक्सेप्टर कहते हैं। इन्हें त्रिसंयोजी अशुद्धि भी कहते हैं तथा इन अशुद्धियों से निर्मित अर्धचालक को पी प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। अगला है, जब शुद्ध सेमीकंडक्टर में एक त्रिसंयोजी अशुद्धता जोड़ दी जाती है तो यह एक डैश डैश बन जाता है। सही उत्तर पी प्रकार का सेमीकंडक्टर बन जाता है।
जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब एक सेमी कंडक्टर में त्रिसंयोजी अशुद्धि जोड़ दी जाती है तो यह पी प्रकार का सेमी कंडक्टर बन जाता है। पी प्रकार की अशुद्धियाँ आवृत्ति सारणी के 13 वर्ग के संबंधित है। इन अर्धचालकों के क्रम बोरान, गैलियम, इंडियम, एल्युमिनियम है। इसमें होल्स की बहुलता होती है। जैसे कि वे उपकरण जो तुलनीय तरीके से उपयोग किए जाते हैं वे डैश डैश हैं। सयुत्तर वोल्ट मीटर और आवृत्ति मीटर होते हैं। वोल्ट मीटर और आवृत्ति मीटर तुलनीय तरीके से उपयोग किए जाते हैं। वोल्ट मीटर द्वारा वोल्टेज को मापा जाता है तथा इसे परिपथ के समांतर में जोड़ा जाता है, यानी पार्श्व में जोड़ा जाता है। आवृत्ति मीटर आवृत्ति मापी जाती है आवृत्ति मीटर से। अगला है डैश डैश का उपयोग करके एसी आपूर्ति रेखा की आवृत्ति को मापा जाता है। सही उत्तर जो कि एक आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी मीटर, बिल्कुल सही उत्तर है। जैसे कि एक आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी मीटर का उपयोग करके एसी आपूर्ति लाइन की आवृत्ति को मापा जाता है। फ्रीक्वेंसी मीटर की कई प्रकार की होती है, रीड प्रकार का, विद्युत डायनेमिक प्रकार का, मूविंग आयरन प्रकार का, इलेक्ट्रॉनिक प्रकार का, ये सभी होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र किसी उपकरण के मध्य प्रतिरोध को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? सही उत्तर ओम मीटर। ओम मीटर का उपयोग प्रतिरोध मापने में किया जाता है। ओम मीटर द्वारा अज्ञात प्रतिरोध के सीधे मापन हेतु ओम में पढ़ा जा सकता है। अगला है अधिकतम मांग सूचक एक मीटर है जो डैश डैश को रिकॉर्ड करता है। सही उत्तर उपभोक्ता की अधिकतम मांग। यहाँ पर मैं आपको बता दूं अधिकतम मांग सूचक एक मीटर है जो उपभोक्ता की अधिकतम मांग को रिकॉर्ड करता है। इसे एमडीआई यानी यहाँ पर इसे नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का ऊर्जा मीटर होता है। ऊर्जा मीटर समकाली इंडिकेटिंग प्रकार का उपकरण होता है। दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप इलेक्ट्रिशियन से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। अभी मैं वीडियो के अंत में प्लेलिस्ट का लिंक जोड़ दूंगा, आप उस पर क्लिक करके सारे वीडियो आसानी से देख सकते हैं, वो भी निःशुल्क, जो कि काफ़ी अच्छी तैयारी चल रही है। चलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ट्रांजिस्टर का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ गलत है? जैसे कि उच्च प्रचालन वोल्टता यही गलत दिया गया है, जबकि कम विद्युत खपत, कम लागत और आकार में छोटा होता, तीव्र स्विचन होता है। स्विचन आकार में छोटे, कम वोल्टेज पर प्रचलित, तीव्र संचालन, कम लागत, कम पावर खपत की युक्ति होती है। पावर ट्रांजिस्टर को उच्च वोल्टेज पर प्रचलित किया जा सकता है। अगला है ट्रांजिस्टर की निर्गत विशेषताओं में आईसी और वीसीई शून्य संकेत का मान क्या कहा जाता है? सही उत्तर प्रचालन बिंदु कहते हैं। अगला है क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर किस तरह से प्रयोग में लाया जाता है? सही उत्तर चल प्रतिरोधी रूप से काम में लाया जाता है। अगला है जटिल परिपथों में स्थिरता गुणांक जो कि आईसी बटे आईसीओ, जहाँ की आई डेल्टा यानी डेल्टा दिया गया है। यहाँ पर आपका सही उत्तर जो कि एक से यानी एक छोटा होगा इससे। चलिए अगला है ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की स्थिर और परिवर्ती लोड लाइन भिन्न रहती है जब? सही उत्तर निर्गत पर कपलिंग संधारित्र से एक प्रतिरोध भार पर लगा हुआ है, यही इसका सही उत्तर है। अगला है लोड लाइन क्यों बिंदु पर प्रयोग किसे दर्शाने हेतु किया जाता है? सही उत्तर वीबी को। अगला है किसी पावर ट्रांजिस्टर का नियंत्रण प्रचालन डैश डैश है? सही उत्तर वीसीई, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया 3 फेज 6 पोल इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक चाल क्या है? बिल्कुल सही। यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो कि पोल बराबर 6 दिया गया, फ्रीक्वेंसी आपकी 50 दी गई। मान रखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, आपका 1000 बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है दोस्तों इसे आप आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल सवाल है, जैसे कि कैलकुलेशन तो आपको खुद से करना होगा। एक स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर चलते समय बहुत शोर कर रहा है और जिस पात्र में ग्रीज है वह बहुत गर्म है, इसका कारण क्या है? सही उत्तर दोषपूर्ण बेयरिंग दी गई है, यानी बेयरिंग में कोई खराबी आ गई है। एक स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर बहुत शोर करती है, जिस पात्र में ग्रीज है वह बहुत गर्म हो जाता है, इसका कारण दोषपूर्ण बेयरिंग है। अगला है 3 फेज मोटर किन्हीं 2 सप्लाई लीडों को आपस में बदलने से क्या होगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर जिस दिशा में मोटर चल रही है उसकी दिशा उल्टी की तरफ हो सकती है। चलिए जैसे कि 3 फेज मोटर की किन्हीं 2 सप्लाई को आपस में बदल देने से जिस दिशा में मोटर चल रही है उसी दिशा में
उल्टी की जा सके, यानी उसी दिशा में चलेगी, यानी एक पेज बदलेगी तो आपका यहाँ पर बदल जाएगा। चलिए